9 नवंबर को दिल्ली कूच किया जाएगा। दिल्ली में एक विराट विरोध प्रदर्शन होगा एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ। हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। अगर सरकार नहीं मान रही है, हमारे मुद्दे पर नहीं झुक रही है, तो हम विरोध करेंगे, जताएंगे। पूरे देश से लोग दिल्ली में आएंगे। संसद के सत्र के दौरान वो हम बताएंगे, हमारा विरोध प्रदर्शन जताएंगे, ताकि भारत के एक एक व्यक्ति तक हमारा विरोध प्रदर्शन पहुंचे। 50 साल की उम्र के कर्मचारी को आप भर्ती क्यों करते हो? अगर भर्ती करते हो तो उसे 70 साल पे रिटायर करो। तो अभी संसद का सत्र खत्म होने वाला है। अब हमारी प्रायोरिटी भी है और हमें उम्मीद भी है कि संसद के सत्र खत्म होने के तुरंत बाद सरकार सबसे पहले 8वें पे कमीशन का गठन करेगी। सरकार बेसिक प्लस डीए का तो एरियर दे देती है, एचआरए का एरियर नहीं देती, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एरियर नहीं देती। तो अगर 6 महीने डिले कर दिया, 1 साल डिले कर दिया, तो लाखों रुपए का कर्मचारियों का नुकसान हो जाता है। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पुरानी पेंशन का मुद्दा एक बार फिर जोरों से सड़कों पर गरजता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पेंशनधारियों ने और सरकारी कर्मचारियों ने ये ऐलान किया है कि इसकी एक बड़ी रूपरेखा तैयार की गई है। क्या है वो रूपरेखा, कैसे ये आंदोलन किया जाएगा, इस मसले पर हम बात करते हैं मनजीत सिंह पटेल जी से। मनजीत पटेल जी का परिचय आपके लिए जानना, आप में से सभी जानते भी होंगे और जानना भी जरूरी है कि नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम चलाते हैं। कई ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम और सरकारी कर्मचारियों के हितों की बात करती है, उन संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। मनजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, विक्रांत साहब बहुत मनजीत जी, आपने ये कहा था कि हम लोग 15 अगस्त तक इंतजार करेंगे अगर सरकार कोई बदलाव नहीं करती, लेकिन अब आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि देश भर में एक बड़ा आंदोलन बनाया जाएगा और उसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली है। जी विक्रांत जी, देखिए तैयारी तो जरूरी है। 15 अगस्त के लिए हम इंतजार कर रहे हैं सरकार की 15 अगस्त तक कुछ बड़ा फैसला ले, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरेंडर करे। जो न्यू पेंशन पॉलिसी है, न्यू पेंशन स्कीम है या जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसमें वो जो जरूरी जो बदलाव हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए वो करे। ओल्ड पेंशन स्कीम का सभी को लाभ दे। वो नहीं कर रही है तो अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है 15 अगस्त के लिए, बहुत कम दिन बचे हैं, 1 ही हफ्ता बचा हुआ है 15 अगस्त में। तो हमने तैयारी के लिए कल हमारी राष्ट्रीय बैठक हुई। हमारे जितने भी घटक दल हैं, तकरीबन 50 घटक दल हैं हमारे साथ जो पूरे देश से जुड़े हुए हैं, उनकी हमने कल ऑनलाइन बैठक करी है रात को, और सभी ने एक मत से इस प्रस्ताव को पास किया है कि हमें अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। तो 9 नवंबर को ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन, जो कि पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के नाम से अभियान चला रहा है, आंदोलन चला रहा है। तो हम सब ने फैसला किया है कि 9 नवंबर को दिल्ली कूच किया जाएगा। दिल्ली में एक विराट विरोध प्रदर्शन होगा एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ। तो ये हमने तैयारी के तहत जारी कर दिया ताकि सरकार को ये ना एहसास रहे कि हम केवल बात ही बात करते हैं। हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। अगर सरकार नहीं मान रही है, हमारे मुद्दे पर नहीं झुक रही है, तो हम विरोध करेंगे, जताएंगे। पूरे देश से लोग दिल्ली में आएंगे और उस समय संसद का सत्र चल रहा होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम संसद के सत्र के दौरान वो हम बताएंगे, हमारा विरोध प्रदर्शन जताएंगे, ताकि भारत के एक एक व्यक्ति तक हमारा विरोध प्रदर्शन पहुंचे। यही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि 15 अगस्त, अभी हम अगस्त में चल रहे हैं अभी, और 15 अगस्त में भी 1 हफ्ता दूरी पर है। आप बात कर रहे हैं नवंबर तक, तो इतना समय क्यों दिया जा रहा है? शायद आपने बताया कि पार्लियामेंट का अगला सेशन उस दौरान होगा, या कोई और कारण भी है इतना लंबा समय देने का? देखिए 2 वजह। एक तो पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, वो नवंबर में चलेगा जब हम प्रोटेस्ट करेंगे, वो उसकी डेट इसीलिए डिजाइन की गई है। दूसरी बात है, वो विश्व स्वतंत्रता दिवस है 9 नवंबर को। तो पूरी वर्ल्ड की फ्रीडम की जहां बात आती है, हम तो केवल एनपीएस और यूपीएस से आज़ादी की बात करते हैं। तो विश्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम एनपीएस और यूपीएस से आज़ादी की डिमांड करने जा रहे हैं। दूसरी बात है, उससे पहले हम सोशल मीडिया कैंपेनिंग करेंगे। हम पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर, प्रदेश के जो हेड ऑफिसेज हैं, प्रदेश के जो मुख्यालय हैं, उन पर भी हम विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं। वो 1 अक्टूबर को होगी विक्रांत जी। 1 अक्टूबर को पूरे देश में आपको कई जिलों में, कई राज्यों के राजधानियों में हमारा अनूठा विरोध प्रदर्शन आपको दिखेगा। उससे पहले हमें एक ट्विटर कैंपेन चलाएंगे ताकि सरकार तक सारी बातें ऑन रिकॉर्ड पहुंचती रहें। और हमने अभी सरकार को पत्र भी लिखा है कि आप हमें एक बार या तो हमें मिलने का मौका दीजिए, हमें बात करने का मौका दीजिए, क्योंकि हर बार सरकार किसी को बुलाती है। एक जो चार्टर बना हुआ है जिसे आप जेसीएम कहते हैं, उसमें मेरे ख्याल से एक कैंडिडेट के अलावा कोई भी वर्किंग एम्प्लॉय नहीं है। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एनपीएस, जो कि वर्तमान में नौकरी करने वालों की समस्या है, और जो अफेक्टेड मेंबर्स हैं, जो इससे पीड़ित हैं, उनको सरकार नहीं बुलाती है।
बुलाती है जो पेंशनर हैं, तो ये थोड़ी सी देखिए, बुलाए, हमें इस बात से तकलीफ नहीं है, लेकिन अफेक्टेड मेंबर्स को जब तक नहीं बुलाएगी इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हमने पत्र लिखा है कि आप हमें एक बार बुलाइए और इस मसले पर फिर से बैठ के बातचीत करते हैं, समाधान निकालने के लिए हम तैयार हैं। सरकार के रुख से आपको लगता है कि ओपीएस का रास्ता फिर दोबारा सरकार तय करने के लिए तैयार हो सकती है या उस तरफ जा सकती है? क्योंकि यूपीएस को आप लोग कहते हैं कि कुछ उसमें एनपीएस से सुधार हुआ है यूपीएस में, तो क्या ओपीएस तक जाना ये मुमकिन दिखाई देता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, ओपीएस तक जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो एनपीएस को खत्म करके जाए, और दूसरा रास्ता वो है जो एनपीएस में कुछ ऐसे बदलाव कर दिए जाएं कि एनपीएस ही ओल्ड पेंशन स्कीम बन जाए। पहला रास्ता, जिसकी मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि देखिए हम पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, सिलेक्शन से आए हैं, कई कंपटीशन देने के बाद आए हैं, तो थोड़ी थोड़ी समझ रखते हैं। हम शिक्षक कैटेगरी से लोग हैं जो इकोनॉमिक्स की भी समझ रखते हैं, कॉमर्स की भी रखते हैं, ट्रेड की भी रखते हैं, साइबर की भी रखते हैं, डिजिटल इंडिया की भी रखते हैं। तो हम लोग दोनों तरीकों पे बात करते हैं। एनपीएस को स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल तो किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा अव्यावहारिक लगता है हमें। लेकिन एनपीएस में दो ऐसे जरूरी बदलाव करके, और मैं तो कह रहा हूँ दो भी नहीं आज की डेट में, अब तो केवल एक बदलाव करके एनपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो बदलाव हमने पिछली बार सरकार के सामने रखा था। उसमें कुछ दिक्कतें ये आ रही हैं कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की अलग अलग स्टेट में जो 50% पेंशन देने का जो प्रावधान है वो अलग अलग वर्षों की नौकरी करने के बाद होता है। किसी राज्य में 33 साल की नौकरी के बाद है, किसी राज्य में 28 साल की नौकरी के बाद है, किसी राज्य में 25 साल की नौकरी के बाद है, तो किसी राज्य में केवल 20 साल की नौकरी कंपलसरी है। इस वजह से वो थोड़ा सा पेच फंसा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने ये सुझाव दिया था कि आप 20 साल कर दीजिए, सबके लिए एक जैसा हो जाएगा। जो सरकारें अगर वो नहीं दे पा रही तो 50 साल की उम्र के कर्मचारी को आप भर्ती क्यों करते हो? अगर भर्ती करते हो तो उसे 70 साल पे रिटायर करो, सीधी सी बात है। अगर वो काम करने के लिए तैयार है, काम करने के लिए लायक है, अभी अक्षम नहीं हुआ है, तो आप उसे 70 साल पे रिटायर करो, फिर 20 साल काम लो उससे। तो ये हमारी डिमांड रही थी। तो 30 मार्च 2021 में एक विकल्प दिया गया है एक कानून के तहत कि अगर सेवा काल के दरमियान किसी की डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है, तो डेथ या डिसेबिलिटी के केस में उस कर्मचारी और कर्मचारी के परिवार के पास ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प खुला रहेगा। तो हमने सरकार से ये डिमांड की थी, वही विकल्प हमें रिटायरमेंट पर भी एक बार दे दो। अगर रिटायरमेंट से एक दिन पहले किसी की मौत या डिसेबिलिटी हो जाए तो भी मिल जाएगा, या नौकरी के 1 ही 2 साल में हो जाए तो भी मिल जाएगा। तो जो पूरी नौकरी करके रिटायर हो रहे हैं उसको देने में क्या दिक्कत है, उसको भी दे दीजिए। एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, आप लोग सरकार से मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं, सरकार को अपना प्रतिवेदन भी दे रहे हैं, अपोजिशन के नेताओं से भी आप लोग मिल रहे हैं, क्या उसका उनका रुख है? और क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सिर्फ सरकार से आप नहीं ले सकते, आपको विपक्ष का भी साथ चाहिए और सहमत होना चाहिए। देखिए, तो किस तरीके से इसे ऐसा मूवमेंट बनाया जाए कि जो आप लोग चाहते हैं, सरकारी कर्मचारी चाहते हैं, उसकी तरफ जाते हुए दिखाई दे? देखिए विक्रांत जी, भारत में विपक्ष की एक भूमिका है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और विपक्ष को भी ऐसा नहीं कि ज्ञापन केवल सत्ता पक्ष को देते हैं, ज्ञापन विपक्ष को भी देते हैं। विपक्ष लगातार सदन में इस मुद्दे को उठा भी रहा है, हम इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं, उनका शुक्रगुजार भी हैं। और तकरीबन 70 से 80 सांसदों ने, सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों या कहीं से भी हों, राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, लोगों ने उठाया है। माननीय जनप्रतिनिधियों ने अगर हमारे मुद्दे को उठाया है तो हम उसके लिए आभार भी व्यक्त करते हैं और लगातार उठा भी रहे हैं। लेकिन चूंकि करना सरकार को है, सरकार में दो चीज़ें हैं, एक पक्ष है और एक विपक्ष है, लेकिन दोनों सरकार का हिस्सा है। हम जो डिमांड करते हैं वो सरकार से करते हैं, हम पार्टी से नहीं मांगते। हम पेंशन जो मांग रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं मांग रहे हैं, वो हम भारत की सरकार से मांग रहे हैं। हम विपक्ष के पास जाते हैं तो पार्टी को लेकर के कंसीडर करके नहीं जाते हैं, हम एक माननीय के पास जाते हैं जो कि संसद का रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि आप संसद में, सदन में हमारे मुद्दे को उठाइए। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमको किसी पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे ना देखे। और आप लोग ओपीएस के लिए अपने आंदोलन की बात कर रहे हैं, और वहाँ सभी लोग, पिछली बार भी हमारी लंबी बात हुई थी कि 8वें वेतन आयोग की अब मानसून सत्र 15 अगस्त आने वाला है, तो कुछ अभी तक कमेटी और ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दी कि कोई टर्म्स एंड रेफरेंस और कुछ ऐसी सुगबुगाहट भी अंदर नहीं दिखाई दे रही। जब तक देखिए सरकार ने 16 जनवरी को अनाउंसमेंट कर दिया, तो सरकार अनाउंसमेंट करने के बाद 6 महीने बीच में, देखिए मैं ये भी कहूँगा कि बीच में इंडो पाक कोलिजन शुरू हुआ, अभी ये टैरिफ चल रहा है, इकोनॉमी सस्पेंस में है। ऐसा नहीं कहूँगा कि भारत की इकोनॉमी बहुत डावाडोल हो गई है,
कि अब भारत की इकोनॉमी वो इकोनॉमी नहीं रह गई कि ट्रंप जी ने कुछ कह दिया कि हम 50% टैरिफ लगाएंगे, 70% टैरिफ लगाएंगे। तो हमारे यहाँ एनपीएस में ही 91 लाख कर्मचारी है, 24% सैलरी का हिस्सा 12-13 हज़ार करोड़ रुपए हर महीने हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारी इकोनॉमी को, हमारे जो मतलब जो है इक्विटी सिस्टम है, उसको स्क्रैप करने की अब किसी सरकार की को बाहरी जो, जिन्हें आप चाहे एफआईज कह लो उनको, चाहे आप विदेशी सरकारें कह लो, वो अब गिरा नहीं सकती। तो लेकिन फिर भी जब इस तरह की स्थिति होती है तो सरकारें बड़ा फूंक फूंक करके कदम रखती हैं। तो अभी संसद का सत्र खत्म होने वाला है। अब हमारी प्रायोरिटी भी है और हमें उम्मीद भी है कि संसद के सत्र खत्म होने के तुरंत बाद सरकार सबसे पहले 8वें पे कमीशन का गठन करेगी। और जब तक गठन नहीं हो जाता तब तक टर्म ऑफ रेफरेंसेस पर हम क्या बात करें, क्या हम पे फिटमेंट फैक्टर पे बात करें, उस पर कुछ बोलना भी जल्दबाजी होगा। एक चीज मंजीत जी, ये बड़ी चिंता अब सरकारी कर्मचारियों में होने लगी है, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बड़ी उम्मीद थी कि अगर 1 जनवरी, क्योंकि बड़ा टाइमली कर दिया था, 1 साल का समय था, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि पहले भी एक आध बार शायद ऐसा हुआ है कि अलाउंसेस नहीं मिल पाए, तो उनको ये अब डर लगने लगा है कि अगर जितना देरी होगी पे कमीशन के बनने में, उतना देरी होगी उसकी रिपोर्ट आने में। तो जब तक रिपोर्ट आएगी फिर वो लागू भले ही 1 जनवरी से हो जाए, क्योंकि अब तो बोला है सरकार के लिए मुकरना मुश्किल होगा, तो अगर वो 1 जनवरी 26 से भी हो जाए तो भी अलाउंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनकी बड़ी बिल्कुल विक्रांत जी, ये बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्व मैं समझूंगा कि 8वें पे कमीशन पर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो यही है। क्योंकि सरकार बेसिक प्लस डीए का तो एरियर दे देती है, एचआरए का एरियर नहीं देती, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एरियर नहीं देती। तो अगर 6 महीने डिले कर दिया, 1 साल डिले कर दिया तो लाखों रुपए का कर्मचारियों का नुकसान हो जाता है। पिछली बार भी 8 महीने डिले हुआ पे कमीशन और लोगों का बहुत पैसे का नुकसान हुआ। एरियर के नाम पर हमें बेसिक प्लस डीए मिलता है, एचआरए नहीं मिलता, टीए नहीं मिलता। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कर्मचारियों के अंदर अभी चेतना ज़रूरी है कि वो ये समझें, जब तक चेतना नहीं होगी तब तक विरोध नहीं होगा, और विरोध नहीं होगा तो सरकार भी डरती नहीं है। तो इसी के लिए हमने ये अनाउंसमेंट किया है कि हम नवंबर में एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, उससे पहले कुछ अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन ये सरकार तक मैसेज देना ज़रूरी था कि अब हम प्रोटेस्ट करने के मोड में आ चुके हैं। अगर आप नहीं सुन रहे हमारी बात को तो फिर आप रोज ये धरने प्रदर्शन देखेंगे हमारे। तो ये दिल्ली कूच का जो फैसला है 9 नवंबर का, ये एकदम सब कुछ सोच विचार करके 50 से ज़्यादा हमारे साथ छोटे बड़े संगठनों ने इस पर रेजोल्यूशन पास किया है बाकायदा, और लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग उसमें शामिल थे, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक के लोग उसमें शामिल थे। और ये बड़ी तादाद में, बड़ी एक सैलाब के रूप में आपको विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और मैं आपके माध्यम से भी भारत के सभी जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो एनपीएस के हों, चाहे वो ओल्ड पेंशन के हों, चाहे वो ईपीएफ के हों, चाहे वो सीपीएफ के हों, चाहे वो सीपीएस के हों, सभी से हमारी गुजारिश भी होती है कि 9 नवंबर को ध्यान में रखें। 9 नवंबर को आपको दिल्ली चलना है। एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऑटोनोमस बॉडीज, जिनको स्वायत्त संस्थाएं भी कहती है, उनको लेकर के कोई क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से आया है, तो दर्शकों को अगर आप समझा पाएं कि क्या वो फैसला, क्या क्लैरिफिकेशन है और क्या उसमें कहा गया है। जी विक्रांत जी, आज राज्यसभा के एक सवाल के जवाब में माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की तरफ से DOPPW जो पेंशन मंत्रालय है उसकी तरफ से एक जवाब आया है। और वो जवाब ये है कि अगर कोई कर्मचारी सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ में, यानी कि केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों में नौकरी कर रहा था और थ्रू प्रॉपर चैनल अगर उसका सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गया और वो वहाँ भी एनपीएस में था और यहाँ भी एनपीएस में है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो थ्रू प्रॉपर चैनल दूसरी जगह आया है रिज़ाइन करके, तो उसकी पीछे की सेवाओं को, ग्रेच्युटी को कैलकुलेट करने के लिए पीछे के सेवा अवधि को जोड़ा जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन दिया है भारत की सरकार ने, हम इसका स्वागत भी करते हैं। और लेकिन केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों के साथ सौतेले बच्चों जैसा भारत सरकार के साथ व्यवहार किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि एनपीएस भारत सरकार लेकर के आई थी इस पर्पज से कि सभी कर्मचारियों को एक प्लेटफार्म पर लाया जाएगा। यानी भारत में सीपीएफ वाले लोग भी हैं, एनपीएस वाले लोग भी हैं, ओपीएस वाले लोग भी हैं, ईपीएफ वाले लोग भी हैं। तो भारत सरकार का ये कहना था कि एनपीएस सबके साथ एक समान व्यवहार करेगी। इसके लिए उन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम को ईजाद किया। अब देखिए, वो नेशनल पेंशन सिस्टम जिसे आप एनपीएस कहते हो, वो न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ पे इम्पोज किया गया, बल्कि केंद्रीय ऑटोनोमस जो विभाग के कर्मचारी हैं उन पर भी इम्पोज किया गया। तो जब एनपीएस में जो भी बदलाव होगा, क्योंकि एनपीएस का गजट एक ही है, एनपीएस का जो बायलाज है जिसे आप पीएफआरडीए कहते हो, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013,
तो वो नियम तो सबका एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एनपीएस में अगर भारत सरकार ने कोई बदलाव किया तो पहले वाला तो बचा ही नहीं, नया बन गया। तो जो नया बन गया तो वो नया ही वाला सब पे इम्प्लीमेंट होगा, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हो और चाहे सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के एम्प्लॉइज हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये अंग्रेजों वाली परंपरा अभी भी चल रही है कि एनपीएस में अमेंडमेंट तो हो गया लेकिन वही अमेंडमेंट सेंट्रल ऑटोनोमस जो बॉडीज के कर्मचारी हैं उन पर लागू नहीं। अब 30 मार्च 2021 को भारत सरकार ने एनपीएस के केस में एक ऐतिहासिक बदलाव किया कि अगर किसी वर्किंग एम्प्लॉय की, अगर किसी कर्मचारी की सेवा के काल के दौरान डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके पास दो विकल्प हैं, एक ओल्ड पेंशन स्कीम का और एक एनपीएस का ही। वो चाहे जिससे पेंशन ले ले, लेकिन वो वाला जो एनपीएस वाला जो विकल्प हैं दो, वो वाला अमेंडमेंट 30 मार्च 2021 का अमेंडमेंट आज तक 4 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के एनपीएस कर्मचारियों पर लागू ही नहीं हुआ। उनको लागू नहीं लागू हुआ। यही नहीं, जब भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को अपने कंट्रीब्यूशन को 10 से 14 किया था, उसको भी लागू होने में 2 से ज़्यादा साल लग गए, 2.5 साल 3 साल तक लग गए। तो ये बहुत ही निराशाजनक बात है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी साहब हैं, तो उनसे भी दरख्वास्त है कि आप बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लेते हैं। आप देखिए कि आपके शासनकाल में, आपकी लीडरशिप में कितनी बड़ी एनोमली, कितना बड़ा भेदभाव सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के कर्मचारियों के साथ हो रहा है। जब एनपीएस में कोई बदलाव हो गया तो वो बदलाव चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे सेंट्रल ऑटोनोमस का हो और चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो बदलाव सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए बिना देरी के। अब देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम आया है, 24 अगस्त 2024 को इसके नाम का अनाउंसमेंट हो गया, 1 अप्रैल 2025 से उसको लागू कर दिया गया। अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर लागू है। अभी देखिए कि नियम की मैं बात कर रहा हूँ, अभी दिल्ली गवर्नमेंट जो कि केंद्रीय मतलब यूनियन टेरिटरी है, केंद्रीय स्वायत्त है, जिसे आप केंद्र सरकार केंद्र शासित कहते हैं, तो केंद्र शासित सरकार के कर्मचारियों पर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल लागू होते हैं। अब उसको दिल्ली सरकार पहले इंडोर्स करेगी, तो अभी उसने 2 महीने इंडोर्स करने में निकाल दिए। डेट सबके लिए बराबर है, डेट एक्सटेंड नहीं कर सकती वो। और तो और अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने के लिए वो जो एक मतलब जो उनका एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो ओपन ही नहीं हुआ है। तो वो लोग भी परेशान हैं, जिनकी कम समय में सेवानिवृत्ति हो रही है वो लोग परेशान हैं इससे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बदलाव कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कर रही है कोई बदलाव तो वो समान रूप से सभी कर्मचारियों पर लागू होना चाहिए। तो ये केवल दिल्ली में दिक्कत है या जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं? अब जैसे दमन दीव की बात करें तो दमन दीव में गुजरात का शासन चलेगा। पांडिचेरी की बात करें तो वहाँ तमिलनाडु के अंडर में है वो। अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ अभी तक जैसे पंजाब ट्रीट होता था, पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज उस तरीके से ट्रीटमेंट था, लेकिन अभी 3 साल पहले माननीय गृह मंत्री साहब ने, जो हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने एक कानून के द्वारा चंडीगढ़ के केंद्र शासित कर्मचारियों को डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटीज देना शुरू करा दिया है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, इस तरह का बदलाव पूरे देश में होना चाहिए। एक चीज़ मैं अंतिम आपसे जाते जाते पूछना चाहूँगा कि जो सरकारें हैं वो चुनाव की भाषा ही समझती हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि कोई चुनावी भाषा ही, या तब अगले चुनाव तक, अगले लोकसभा चुनाव तक सरकारी कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि पेंशनर भी नाराज नजर आ रहे हैं सरकार से, वो अपने पेंशन बिल को लेकर। आप लोग ओपीएस की बात करते रहते हैं, तो सरकारों को चुनाव के अलावा तो कोई भाषा समझ में आती नहीं। और सरकारी कर्मचारी ये ऐसा वर्ग है जो सरकार का कहा जाता है कि बड़ा समर्थक वर्ग है। जी विक्रांत जी, देखिए ये तो बात सच है कि सरकारें चुनाव की भाषा को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती हैं, लेकिन भारत तो चुनावों का देश है। यहाँ ऐसा कोई तीसरा महीना नहीं जाता जब चुनाव ना हो। अभी बिहार के विधानसभा चुनाव हैं, वो खत्म होंगे तो जो उपचुनाव हैं वो आ जाएंगे, फिर उसके तुरंत बाद 2026 में पंजाब के चुनाव आ जाएंगे, गुजरात आ जाएगा, 27 के चुनाव अभी आप देखिए कि 27 के उत्तर प्रदेश के चुनाव आ जाएंगे। तो चुनाव तो यहाँ चलते रहते हैं। अगर सरकारें इस तरह से चुनाव, देखिए कर्मचारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कर्मचारी सरकार है, सरकार का हिस्सा है। सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों को सरकारी हिस्से के तौर पे देखे, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ना देखे। अगर सरकारें ही कर्मचारियों को पॉलिटिकल पार्टी की नज़र से देखेंगी तो जाहिर सी बात है कर्मचारी भी पॉलिटिकल वोट की तरह ट्रीट करेंगे, फिर आपको, फिर वैसे ही आपको रिस्पांस भी देंगे। अगर हर बार आप ऐसे ही करोगे तो कर्मचारी भी वादा तो कर देगा और फिर ऐन वक्त पर आपको आईना दिखा देगा।
तो ये भी करेगा कर्मचारी। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि आप लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर सरकार सकारात्मक रूप से पहल करे, विचार करे, वरना कर्मचारियों की तरफ से अभी अल्टीमेटम दे दिया गया है कि नवंबर में एक बड़ा आंदोलन, जिस समय यहाँ पर संसद का सत्र चल रहा होगा, वो अपना दिल्ली चलो अभियान को अंजाम देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप सभी से अनुरोध कि स्वतंत्र देखते रहिए, अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।